नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शोभित कुमार गुप्ता फ्रॉम दक्ष जुडिशियल अकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली से। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को स्टार्ट किया था। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। हमने उस दिन जो पिछले लास्ट वीडियो में था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 कब बना, कब लागू हुआ, कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीजों को पढ़ा था और आज हम उसके आगे जानते हैं। तो आज हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने जानते हैं कि आपके भारतीय संविधान अधिनियम में 238 धाराएं हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो सेक्शन 3 से स्टार्ट होगा। यानी कि सेक्शन 1 में हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि 1 और 2 जो है वो प्रारंभिक के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो सेक्शन 1 जो है वो यहाँ पर जैसे कि और एक्टों में दिया होता है वैसे यहाँ पर भी दिया है कि सेक्शन 1 कहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और व्यावृत्ति, जबकि व्यावृत्ति हर जगह पे नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और व्यावृत्ति दिया हुआ है। तो संक्षिप्त नाम, इसमें हमने इस सेक्शन को 4 पॉइंटों में बांटा हुआ है। तो पहला पॉइंट कहलाता है इसका संक्षिप्त नाम का। तो संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट टाइटल क्या होता है कि किसी भी एक्ट का शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम उसी एक्ट का पूरा नाम होता है। जैसे कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 इस अधिनियम का नाम होगा, यानी कि संक्षिप्त नाम होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है इसका विस्तार कहां होगा, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है कि इसका प्रारंभ कब होगा, तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 का जो प्रारंभ है वो 1 सितंबर 1872 को प्रवर्त होगा। यानी कि ये लागू होने की डेट जो है वो 1 सितंबर 1872 है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताई थी। इसके बाद इसमें जो चौथा पॉइंट है वो व्यावृत्ति यानी कि सेविंग्स का दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसमें क्या दिया हुआ है, सेविंग्स का मतलब होता है कि इस एक्ट का प्रभाव किन किन चीजों पर नहीं पड़ेगा, तो वो यहाँ पर चौथे पॉइंट में हमारे बताई गई है। जैसे इसमें कहा गया है कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद द्वारा अव्यक्त रूप से निश्चित न किए गए किसी भी स्टैट्यूट, अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ी पर अथवा किसी संविदा की किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि यहाँ पर जो चीजें ये दी गई हैं उन पर इस एक्ट का इफेक्ट, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपके चौथे पॉइंट में बताया गया। तो सेक्शन 1 में हमने 4 चीजें दोस्तों जानी। पहली, संक्षिप्त नाम क्या है, उसी का पूरा नाम हो गया। दूसरा, विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारतवर्ष पर। तीसरा, प्रारंभ कब है, तो 1 सितंबर 1872 को इसका प्रारंभ यानी कि प्रवर्त हुआ। और चौथे में इसको किस किस चीज पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो बताया गया। अब इसके बाद जो सेक्शन 2 है इसका, वो निर्वचन खंड बताता है। निर्वचन खंड का मतलब है इंटरप्रिटेशन क्लॉज यानी कि परिभाषाएं। जैसे कि हर एक्ट में या तो सेक्शन 2 में होगा या सेक्शन 3 में होगा, वो डेफिनेशन क्लॉज दी गई हैं। जैसे कि हम टीपीए पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर सेक्शन 3 में डेफिनेशन क्लॉज दिया हुआ है, लेकिन हमारे संविधान अधिनियम में सेक्शन 2 में दिया हुआ है। तो सेक्शन 2 में यहाँ पर 10 परिभाषाओं को, सेक्शन 2A से लेकर J तक 10 परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। और ये 10 परिभाषाएं जो हैं पूरे संविधान अधिनियम में आगे आती रहेंगी, और जब भी ये वर्ड्स आएंगे उनकी डेफिनेशन वही मानी जाएगी, उनका मीनिंग वही माना जाएगा जो यहाँ पर 10 डेफिनेशंस में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में कह रहा है प्रस्थापना। प्रस्थापना को प्रस्ताव भी कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं। तो प्रस्थापना का मतलब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहता है, यानी कि अपनी बात को मनवाने के लिए अगर वो प्रस्ताव करता है, यानी कि वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी रजामंदी दे दे उस बात पर, तो जो व्यक्ति प्रस्ताव कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके प्रस्ताव पर रजामंदी दे दे, तो वो कहलाता है प्रस्ताव। अब अगर रजामंदी नहीं दी तो वो प्रपोजल वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर वो रजामंदी दे देगा तो सेक्शन 2B में कहता है प्रतिग्रहित। प्रतिग्रहित को स्वीकृति भी कहते हैं। तो प्रतिग्रहित का मतलब एसेंट, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि अगर जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल क्यों दिया गया था कि वो दूसरा व्यक्ति जो है उस पर रजामंदी दे दे, तो रजामंदी जैसे ही देगा तो वो प्रतिग्रहित माना जाएगा। तो जैसे ही प्रस्ताव और स्वीकृति होगी यानी कि प्रतिग्रहित होगा, वो एक प्रॉमिस बन जाएगा यानी कि वचन बन जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन 2C आता है और यहां पर बताया गया वचनदाता और वचन ग्रहीता। अब जो
प्रस्ताव देगा और जो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो दोनों पार्टीज होंगी, दो पार्टीज होंगी, तो उन दोनों के नाम यहां पर बताए गए हैं। जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है, प्रस्तावना कर रहा है, उसको वचनदाता कहेंगे, और जो व्यक्ति उसको प्रतिग्रहित कर रहा है वो व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाएगा। इसके बाद सेक्शन 2D आएगा, और सेक्शन 2D कहता है प्रतिफल। अब प्रतिफल क्या होता है, तो जो वचन में प्रस्ताव और स्वीकृति हुई है, तो उसके बीच में जो भी प्रतिफल जुड़ेगा, यानी कि जो भी पैसा या कुछ भी जुड़ता है, तो वो कहलाता है उस चीज का प्रतिफल। तो जैसे ही विचार वचन में प्रतिफल जुड़ेगा, तो अगला पॉइंट इसका सेक्शन 2E में करार बोलता है। जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा था, तो वहां पर जब हमने पिछले लास्ट वीडियो में जाना था कि संविदा तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों को करना पड़ा था, तो पहले प्रस्ताव और स्वीकृति थी। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृति हुई थी तो वचन हुआ था, वचन में जब प्रतिफल जुड़ा था तो वो एग्रीमेंट बन गया था। अब यहां पर भी वही है कि जैसे ही इस वचन में प्रतिफल जुड़ेगा वो एग्रीमेंट बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन 2F कहता है व्यतिकारी वचन। अब व्यतिकारी वचन क्या होते हैं कि एक दूसरे, यानी कि ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए कोई प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो। यानी कि यहां पर व्यतिकारी, अभी तक क्या हो रहा है कि प्रतिफल कोई एक व्यक्ति दे रहा है, लेकिन व्यतिकारी वचन में प्रतिफल दोनों तरफ से होगा, यानी कि वचनदाता और वचन ग्रहीता दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए किया जाएगा, तो वो कहलाएगा आपका व्यतिकारी वचन। इसके बाद सेक्शन 2G आएगा। सेक्शन 2G कहता है शून्य करार। अब शून्य करार कौन से हैं, जिनको विधि ने पहले ही मना किया हुआ था, यानी कि जिन करारों को विधि के द्वारा प्रवर्तन में नहीं लाया जा सकता वो कहलाते हैं शून्य करार, यानी कि ये स्टार्टिंग से ही शून्य थे। इसके बाद सेक्शन 2 सब क्लॉज H आता है। सेक्शन 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति, स्वीकृति और प्रस्ताव हुआ तो वचन बना, वचन में प्रतिफल जुड़ा, वचन में जैसे ही प्रतिफल जुड़ा तो वो बन गया करार, और करार में जैसे ही विधिक बल जुड़ेगा, यानी कि जब भी आप कोई शॉप पर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रस्ताव रखते हैं, दूसरी तरफ से अगर उसके पास होता है तो वो अपनी स्वीकृति देता है, उसके बाद आप उसको पैसे देते हैं, तो पैसे देते हैं तो वो प्रतिफल होता है, उसके बाद वो इस चीज का बिल देता है, तो जो बिल दे रहा है वो कहलाता है विधिक बल। तो जैसे ही बिल देता है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब बन गया कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद सेक्शन 2I आता है। सेक्शन 2I कहता है शून्यकरणीय संविदा। अब शून्यकरणीय संविदा कौन सी है, ये ऐसी संविदा है जिनको लॉ ने नहीं मना किया, विधि ने नहीं मना किया, लेकिन पार्टी जो है दोनों, उनमें से किसी एक के पास ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है, और अगर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करा दे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि वो अगर चाहे तो लागू कराए, चाहे तो उसको शून्य करा सकता है, तो उस कंडीशन को यहां पर शून्यकरणीय संविदा की कंडीशन में माना जाएगा और वो शून्यकरणीय संविदा होगा। इसके बाद आता है सेक्शन 2J में शून्य संविदा। अब शून्य संविदा क्या होता है, तो शून्य संविदा ऐसी संविदा है जो स्टार्टिंग में जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस समय वैलिड था, वैध था, लेकिन वो आगे चलकर कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई, कुछ ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से वो अब कॉन्ट्रैक्ट लागू कराए जाने योग्य नहीं रह गया, यानी कि अब वो प्रवर्तन उसका नहीं हो सकता। तो आगे चलकर अगर उसका प्रवर्तन नहीं हो सकता है तो वो कहलाता है शून्य संविदा। यानी कि यहां पर सेक्शन 2 में हमने 10 डेफिनेशन क्लॉजेस पढ़ी, और ये 10 डेफिनेशन क्लॉज भारतीय संविदा अधिनियम के जो 238 धाराएं हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका जिक्र किया जाएगा और उनका अर्थ वही लगाया जाएगा जो यहां पर हमने बताया है। आज हम सेक्शन 2 तक ही इस वीडियो को रखते हैं। सेक्शन 3 से आपका नया चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।